पहले आप सभी को खान करियर स्टडी चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। ठंड में आप सभी बच के रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप सभी ने टॉपिक देखा ही होगा अंग्रेजी का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे प्रथम बात आती है कि लेखक की। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि केसी गांधी भी कह सकते हैं, करमचंद गांधी, एम केसी गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म होता है 1869 में, मृत्यु होती है 1948 में। एक सन की नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। पॉपुलर नोन एज बापू, और द फादर ऑफ नेशन वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देखिए, इस बार आप लोगों को, इससे पहले हमने पोएट्री सेक्शन पढ़ाया। पोएट्री में आप सभी को बताया भी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्ट्रेंजा आप लोगों को अंग्रेजी में लिखा हुआ, फिर उसके बाद से जो स्ट्रेंजा था वो हिंदी में लिखा हुआ। ठीक उसी प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पेज में इंग्लिश लिखा हुआ और दूसरे पेज में हिंदी लिखा हुआ। जैसे यहाँ आपने देखा, बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, मृत्यु हुई 1948 में। एक राजनीतिज्ञ होने से ज्यादा एक आत्मिक नेता थे, और एक राजनीतिज्ञ होने से ज्यादा क्या थे, वो आत्मिक नेता भी थे। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू के भी नाम से जानते हैं। ठीक, उसके आगे इसमें फिर जिक्र करते हैं कि ही सक्सेसफुल आई यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य एवं अहिंसा को अपने प्रमुख शस्त्रों के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में मदद की। और वो अहिंसा, यानी वो शस्त्रों से उठा करके लड़ने वाले नहीं थे, वो मतलब हथियार से लड़ाई नहीं करते थे। लोगों को बताते थे कि आप लोगों को क्या करिए, कि इसमें दिया गया है सत्य एवं अहिंसा। मतलब गांधी जी के 3 बंदर का जिक्र आप लोग सुने ही होंगे, कि झूठ ना बोलने वाला, और बुरा ना सुनने वाला, बुरा ना बोलने वाला, बुरा ना देखने वाला। एक मुंह पर ऐसे हाथ रखा रहेगा, बुरा ना बोलने वाला, कान पर बुरा ना सुनने वाला, बुरा ना देखने वाला। ठीक है, तो गांधी जी के 3 बंदर के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। तो वही ये सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर आगे इसमें चर्चा की जाती है कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टिल 1948 he completely dominated Indian politics. He died at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। अब 1915 से 1948 तक वो भारतीय राजनीति में पूरी तरह से छाए रहे। मतलब हर किसी का एक एरा होता है, एक समय होता है कि वो कब से कब तक कौन सा लीडर छाए रहे। जैसे अभी क्या है कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। तो बिहार में अभी क्या है, नीतीश कुमार का बहार है, लगातार नीतीश कुमार ही। पार्टी कोई जीते, विधायक कोई जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है। ठीक है, तो इनका भी एक एरा रहा था कि 1915 से और 1948 तक वह भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से छाए रहे। 30 जनवरी 1948 को वह एक सनकी व्यक्ति के हाथों मारे गए, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। बहुत से लोग नाथूराम गोडसे को मसीहा मानते हैं, बहुत से लोग नाथूराम गोडसे को हथियारा मानते हैं। लेकिन अगर मूल्य रूप से देखा जाए तो नाथूराम गोडसे हथियारा ही था, क्योंकि बापू को मार दिया था, बापू की हत्या की थी। हिज ऑटोबायोग्राफी फिजिकल माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ and the numerous articles that he wrote from young India and the speeches that I deliver on different occasions reveal him not only as a original thinker but also as a great master of just idiomatic English. In the following extracted Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passes of time, the Western civilization, which has successfully withstood the passage of time, the Western civilization, which has the tendency to privilege militarity
materialisticity cannot match the Indian civilization eye and evident the moral view। देखिए उनकी आत्मकथा, अगर आत्मकथा की जिक्र करते हैं तो उनकी आत्मकथा, वो मारे गए, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया पत्र के लिए लिखे तथा वे भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, वे उन्हें एक वास्तविक विचारकों के तौर पर ही नहीं अपितु आडंबर रहित मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पर भी प्रकट करते हैं। इस अंश इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर में गांधी जी भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ बुनियाद के बारे में बताते हैं, जो कि समय के साथ साथ सफलतापूर्वक डटी हुई है। पश्चिमी सभ्यता जो भौतिक स्वाधिकार की मानसिकता रखती है, भारतीय सभ्यता जो कि नैतिकता पर बल देती है, नैतिकता पर बल देती है, मेल नहीं खा सकता। और दोनों में क्या है कि मेल नहीं खा सकता, यहाँ पर कहते हैं। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये कहाँ से लिया गया है? एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से। उसमें कई सारे लेख वो लिखे हैं, जिसमें से ये भी क्या है, अपने स्पीच डिलीवर करने के लिए उसमें से ये भी क्या है, एक लेख है। अब इसके बारे में जब पार्ट स्टार्ट होता है, पार्ट में उन्होंने चर्चा क्या किया है, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एक इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता यूरोप की जिक्र किया गया है इसमें। पश्चिमी सभ्यता के आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इन नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब मुझे यकीन है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वो संसार में किसी से प्राप्त नहीं हो सकती, और किसी से प्राप्त नहीं हो सकती जिस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, वो किसी से प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर रोमन्स, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द प्रोश was broken, Japan has become westernized of China. Nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। अब इसमें क्या है कि जब जिक्र की जाती है कि जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए थे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यह सच बात है कि जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए थे, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये सत्य है, ये हमको भी मानना है, आपको भी मानना है, और ये विदेशी लोगों को भी मानना पड़ेगा, और माने भी हैं, क्योंकि लोहा मनवाया है अपने पूर्वजों ने। और रोम समाप्त हो गया, यूनान की भी वही दशा हुई, मिस्र की शक्ति भी चूर हो गई, जापान का पश्चात्करण हो गया। चीन के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु भारत अब तक किसी न किसी प्रकार से अपनी नींव पर क्या है, अडिग है, यह दृढ़ है। फिर आगे जिक्र किया जाता है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greece and Rome. Such is their pitiable condition। और फिर आगे जिक्र करते हैं कि यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों के लेखकों से सीखते हैं, जिनका भूतपूर्व गौरव अब विद्यमान नहीं है, और उनसे सीखने की कोशिश में यूरोप के लोग समझते हैं कि वे यूनान व रोम की गलतियां को नहीं दोहराएंगे, ऐसी उनकी दयनीय दशा है। फिर आगे पैराग्राफ में हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, थोड़ा सा जब आप प्रोज सेक्शन को आप पढ़ते हैं तो काफी लंबे वीडियो होने पर आप सभी को बोरिंग थोड़ा सा फील होने लगते हैं, लेकिन किसी भी पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे 30 सेकंड का रील देख करके उसमें 30 सेकंड में ही आप सारे उसके भाव को समझ जाते हैं कि ये रील तो है नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई है, और पढ़ाई में सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, समझना होगा, परखना होगा, लिखना होगा कि क्या उसके मोटिव क्या है, उस चैप्टर के मोटिव क्या है। अगर 30 सेकंड के रील देख लेने से सारे चीज हासिल हो जाते तो हर कोई हासिल कर लेता, हर कोई
पढ़ लेता 30 सेकंड के रील देख लेने से, लेकिन 30 सेकंड का रील देख लेने से, शॉर्ट्स देख लेने से ये क्लियर नहीं होने वाले हैं। इसमें क्या है कि फुल कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा करना ही पड़ेगा और पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसमें समय लगना है, स्वाभाविक है कि समय लगना है। फिर आगे इसमें जिक्र करते हैं इन द माइंडसेट ऑफ ऑल। एक बार इसके हिंदी में हम एक इंग्लिश का कुछ कुछ पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो कम समय में खत्म करना है वीडियो में, तो इसका मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट का डिस्कशन करता हूं, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेनेशन करता हूं कहानी के तौर पर। इंडियन एनिमल्स इमूवेबल एंड दैट इज हरगोलरी। अब देखिए, इन सब के बीच भारत अडिग खड़ा है तथा यही उसकी शान है। भारत के विरुद्ध यह एक आरोप है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य, अज्ञानी एवं भाव शून्य हैं। और अभी उस समय क्या कहा जा रहा है कि भारत के लोग क्या हैं? असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, ठीक, जो मूर्ख हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ठीक, और भाव शून्य है, जिसके अंदर भाव नहीं है, और उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना संभव नहीं है, और वो किसी भी परिवर्तन को अपनाने हेतु संभव नहीं है। आज विदेशों में चले जाइए, कौन सा ऐसा देश नहीं है जहां भारत के लोग नहीं है? और अमूमन तौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर विदेशों में बिहार और यूपी के लोग हैं। अभी कुछ समय पहले पेपरों में निकला हुआ था कि सबसे ज्यादा देवरिया और सिवान जिले, सिवान, गोपालगंज, देवरिया, ये सब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? विदेश है। विदेश से ही वो अपने जीवन याचिका चला रहे हैं। वास्तव में यह आरोप हमारे मूल्य के विपरीत है, जो हमने अनुभव के आधार पर परखा है तथा सही पाया है। हम इसे बदलने का साहस नहीं रखते हैं। अनेक लोग अपने विचार या सोच भारत पर थोपते हैं, और भारत पर क्या करते हैं? लोग अपने सोच और विचार को थोपते हैं और वह स्थिर रहता है। यही इसका सौंदर्य है, यही हमारी उम्मीद का अवलंबन है। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि civilization is that mode of conduct which point out to man the path of duty। सभ्यता आचरण का वह ढंग है, सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। कर्तव्य का पालन तथा नैतिकतापूर्ण आचरण सौ परिवर्तनीय पद है। नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है, और ऐसा करके हम आत्मबोध करते हैं। गुजराती में सभ्यता को सदाचार समर्थनक समानार्थक माना जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। एक गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट होता है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि गुजराती में सभ्यता को सदाचार कहा गया है, सदाचार का समानार्थक माना जाता है। फिर आगे इसमें जिक्र करते हैं, इफ द डेफिनेशन इज करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव सून हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को जैसा कि बहुत से लेखकों ने स्पष्ट किया है, अन्य किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और यह ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए। जैसे ब्रिटिश के लोग दूसरे देशों के लोगों से सीखते हैं, यानी ग्रीस और रोम से सीखते हैं, तो भारत के लोगों को दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लेखक ही इतने सारे हैं, वो सारी चीजों को पहले ही से लिख करके दर्शा करके चले गए हैं। उसी चीजों का इसमें जिक्र किया जा रहा है। फिर वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंस, मन क्या है? एक बेचैन चिड़िया है। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट द मोर इट्स वांट्स। ये पॉइंट जो है, द मोर इट्स गेट द मोर इट्स वांट्स, मतलब कि आप देखिएगा, हाइलाइटर आपको कर दे रहे हैं, द मोर इट्स, देखिए, द मोर इट्स वांट्स, देखिए,
यहां से यहां तक आपको हाईलाइट कर देना है। फिर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अब देखिए यहाँ पर द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। मतलब हम देखते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है। हमारा मन क्या है? अशांत पक्षी है। आज इस पेड़ पर, कल उस पेड़ पर, परसों उस पेड़ पर। मतलब पेड़ नहीं, एक लक्ष्य। और हमारा क्या है कि लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं है। निश्चित रूप से अगर मान के चलिए, सपोज डेट कि एक नल है, नल के सामने एक बाल्टी रख दिया जाए और उस बाल्टी, एक बाल्टी भर जाए और उस बाल्टी में से 50 बाल्टी पानी बह करके निकल जाए। अगर उस बाल्टी भर गया है तो उसमें गिरेगा तो ओवर होके निकल जाएगा। तो हमारे पास परमाणु जो दिखाने के लिए रहेगा वो कितने बाल्टी का रहेगा? एक बाल्टी का रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम समय समय पर 50 बाल्टी बदल दिए होते तो हमारे पास परमाणु कितने बाल्टी का होता? 50 बाल्टी का होता। यानी परमाणु दिखाने के लिए हमको क्या है कि समय समय पर अपने आप को परिवर्तित करना होगा। अगर परिवर्तित नहीं करते हैं तो स्टेबल नहीं कर पाएंगे इस सोसाइटी में। अरे स्टेबल करना है तो अपने आप को परिवर्तित करना होगा निश्चित रूप से। और आप सभी समझदार भी हैं, जिन बातों को बताया जा रहा है उसको समझ भी रहे होंगे। पुनः हम इसकी चर्चा करते हैं कि यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा करता है। इसको जितना मिल जाएगा उतना ही अधिक की ये चाहत रखता है, उतना ही अधिक पाने का इच्छा करता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। और फिर भी इस दुनिया में क्या है? मनुष्य पल का खबर नहीं, लेकिन मनुष्य क्या है कि हजारों वर्ष का प्लान करने लगता है। और इवन हर कोई एक व्यक्ति नहीं, पल की खबर नहीं है कि पल में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मनुष्य को सालों की चिंता है, वर्षों की चिंता है। ठीक, और फिर भी असंतुष्ट नहीं है। जितना मिलेगा उससे अधिक इच्छा रहे। हम अपनी इच्छाओं में जितना अधिक लिप्त होते हैं वह उतना ही बेकाबू होती जाती है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति की एक सीमा तय की है और उन्होंने देखा कि प्रसन्नता मुख्य एक मानसिक स्थिति है। और किसी का खूब बड़ाई कीजिए, गद्दा की तरफ फूलने लगता है, और किसी का मुंह पर शिकायत आप कर दीजिए, कल से आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। किसी का शिकायत, कोई गलती कर रहा है उसको बता दीजिए, इंगित कर दीजिए, तो आप उसके लिए बुरे हो जाएंगे। अब गलती कर रहा है फिर भी आप बड़ाई कीजिए, देखिए आपके लिए वो क्या रहेगा कि आप ही सब कुछ है। ठीक, तो इसीलिए सच बोलना सीखिए, भले बुरा ही बन जाइए लेकिन सच बोला कीजिए, जो सही है उसको दिखाया कीजिए। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। फिर इसमें बताया जाता है अगले पैराग्राफ में कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी इसलिए खुश है क्योंकि वो धनवान है, और ये जरूरी नहीं है कि हर धनवान व्यक्ति खुश है, और यह इसलिए दुखी है क्योंकि वह गतीज है, यानी गरीब है, क्योंकि इसलिए दुखी है कि वो गरीब है। धनी लोग प्रायः दुखी देखे जाते हैं और धनी लोग जो होते हैं प्रायः दुखी देखे जाते हैं। बहुत सारे धनी लोग हैं, देखिएगा कि हमेशा रोना रोते रहेंगे। ठीक, धनी लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का सुखी जीवन होता है, एकदम चैन से खाते हैं पीते हैं, एकदम मौज मस्ती से अपना जीवन को यापन करते हैं। लाख उसके बाद वह निर्धन प्रसन्न होते हैं, लाखों लोग सदैव गरीब रहते हैं। यह सब देखते हुए कि हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता एवं भोगों से दूर रहने का आदेश दिया है, और भोग से दूर रहने का हमें आदेश मिला है किनके द्वारा? पूर्वजों के द्वारा। और हमने उसी तरह के हस से काम चलाया है जो हजारों वर्षों से चलन में था, और हमने उसी तरह की झोपड़ियां बनाई रखी है जो हमारे पूर्वजों ने पुराने समय में बना के रखी थी। और हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली भी पहले जैसे ही रही है। और लेकिन अभी के समय में क्या है कि इंदिरा आवास मिल रहा है, सभी को पक्का का मकान मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको भी, शायद ही कोई ऐसा होगा व्यक्ति कि जिसका अपना कच्चा का मकान हो अभी के समय में, क्योंकि सरकार स्वयं पक्के की मकान बना करके दे रही है। ठीक, तो ये पहले की बातें हैं।
हमारी जीवन का छाया कार वाली प्रतियोगितात्मक प्रणाली नहीं थी। प्रत्येक आदमी अपना नियत काम धाम करता था और नियमतः अपना काम धाम करता था तथा नियमित वेश प्राप्त करता था। यह बात नहीं थी कि हमें ज्ञात नहीं था कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता है। और ये कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन में कि ये ज्ञात मतलब मनुष्य को ज्ञात था कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही आविष्कार हुआ है। और परंतु हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हमने अपना मन इस तरफ लगा लिया तो हम गुलाम बन जाएंगे। और अभी के समय में क्या है कि सभी लोग मोबाइल के गुलाम हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल नहीं चलाता होगा। हर कोई मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि दूरभाष के लिए भी मोबाइल फोन का प्रयोग हो रहा है अभी के समय में। और फिर आगे क्या है कि तथा अपने नैतिक प्रकृति खो बैठेंगे। और यही हो रहा है दिन प्रतिदिन। क्या है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे ही अग्रसर हो रहे हैं, जैसे ही बढ़ रहे हैं, हम अपने नैतिक प्रकृति को खोते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोच विचार कर कर यही निश्चय किया कि हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथ पांव से कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में तमाम सारे रोग भी हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क किसी के पास कोई है नहीं। और फिजिकली वर्क जा करके योगा में योगा ट्रेनिंग करते हैं, जिम में जा करके जिम करते हैं लोग। क्योंकि पहले के लोग खेती का कार्य करते थे। हालांकि खेती के कार्य से बहुत कुछ नहीं हो सकता है, ये भी सत्य है, ठीक। क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है तो सिर्फ खेती के कार्य से नहीं बना है बढ़ा है, क्योंकि लोग पढ़ाई भी किए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अपने बहुमूल्य मानसिक क्षमता को प्रदर्शित किया है। फिर आगे इसमें जिक्र किया गया है कि हाथ पांव से काम करेंगे। उन्होंने देखा कि हाथ पांव के उचित उपयोग में ही हमारा वास्तविक खुरी एवं स्वास्थ्य निहित है। पहले के लोग क्या करते थे कि जो उसमें उचित अपने हाथ पैर से काम करते थे, उसमें उनका स्वास्थ्य क्या था, फिजिकल वर्क करते थे और स्वास्थ्य उनका अच्छा था। They further reasoned that large cities were a share and a useless encumbrance, and that the people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers। अब देखिए इसमें क्या जिक्र करते हैं कि उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े नगरों में फंदे फसाद हैं तथा निरर्थक बाधाएं हैं तथा लोग उनमें सुखी नहीं रहेंगे। वहां चोरों व डाकुओं के गिरोह होंगे। वहां और वैश्याएं और पाप पनपेंगे तथा निर्धन लोग धनी लोगों द्वारा लूटे जाएंगे। इसी कारण वे छोटे गांव से ही संतुष्ट हैं। और पहले के लोगों का कहना था कि हम छोटे गांव से इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि वहां निर्धन लोगों के द्वारा जो लूटने की बात की गई है कि वहां पर जो धनी लोग हैं वो गरीब लोगों को क्या करेंगे, लूटे जाएंगे। और लूटे जाएंगे और इसी कारण वो छोटे गांव से संतुष्ट हैं। अब इसमें आखिरी पैराग्राफ का जिक्र है कि दे से दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स एंड दे therefore held the sovereigns of the earth to be if inferior to the rishis and the fakirs। फकीर वो होते हैं जैसे राजा के यहाँ फकीर जाया करते हैं, आप लोग के यहाँ भी। उन्होंने आगे देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों में से कमतर थी तथा इसी कारण वे धरी के सम्राटों को ऋषियों तथा फकीरों से तुच्छ समझते थे। इस तरह की व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने में समर्थ है। और इस राष्ट्र में अदालतें, वकील व डॉक्टर भी थे, लेकिन वे सब एक सीमा में बंधे हुए थे। और निश्चित रूप से सारे लोग की सीमा है, अदालत की अपनी सीमा है, वकील की अपनी सीमा है, डॉक्टर की अपनी सीमा है। हर किसी के लिए संविधान में एक सीमाएं तय की गई हैं। सबको ज्ञात था कि वे व्यवसाय ज्यादा अच्छे नहीं थे। और वे व्यवसाय क्या है, ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसके अलावा वे वकील
तथा वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे, और वकील तथा वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे, और उनको लोगों पर आश्रित समझा जाता था, और उनका स्वामी नहीं, काफी हद तक न्याय निष्पक्ष था। अदालतों से बचना सामान्य नियम होता था, और अदालतों से बचना सामान्य नियम होता था, और उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल नहीं थे। जैसे जिक्र किया जा रहा है दलाल की, अभी के समय में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें दलाल ना हो भारत में। कोई ऐसा काम जिसमें भारत में दलाल ना हो, और ये 100% सही बात है। और फिर आगे जिक्र किया जाता है कि यह बुराई केवल मुख्य नगरों में अथवा उनके आसपास नजर आती थी, और मुख्य नगरों में, ये बड़े नगरों में ये नजर आती थी, और जनसाधारण स्वाधीनता के साथ जीते थे तथा अपना कृषि का व्यवसाय करते थे। वे सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। और सच्चे स्वराज का आनंद उठाने का मतलब कि पहले के समय में उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, और लोग क्या है कि समय से सोते थे और समय से उठते थे। समय से सोने और उठने का मतलब मेरा यह है कि पहले के लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। पहले के समय में उतनी लाइट की सुविधाएं नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं नहीं थी। लोग लैंटेन का यूज किया करते थे, लेकिन वो भी एक सीमित समय के लिए यूज किया करते थे, कि यानी संध्या से पहले वो भोजन कर लेते थे और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। तो उनसे क्या होता था कि उनको प्रॉपर एक समय मिलता था। उनको रात में जग करके मोबाइल चलाने के लिए, नहीं सोने के लिए लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। मोबाइल, बिना मोबाइल पर रील देखे या फिल्म देखे आजकल बच्चे लोगों को नींद ही नहीं आता है। आजकल तो हम ये भी देखें कि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे को कार्टून चला करके देती हैं, तभी वो भोजन करते हैं। ठीक, तो ये सब आदतें नहीं लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं जीवन में ये सब चीजें हानिकारक हैं। हालांकि बहुत सारे इससे भी खतरनाक खतरनाक हानिकारक चीजें हैं जिसे लोग अवगत नहीं है। लेकिन हम इंडियन सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का अगर जिक्र करते हैं तो धीरे धीरे सभ्यता लोग भूलते चले जा रहे हैं, और वही सभ्यता का इसमें जिक्र किया जा रहा है। अगर कानून की यहाँ बात की जाए तो कानून मकड़ी का जाल वह जाल है जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े कीड़े मकोड़े उसको फाड़ के निकल जाते हैं। आप स्वयं इस बातों को समझिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने गलत कहा। कि कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े कीड़े मकोड़े उसको फाड़ करके निकल जाते हैं, और यही सत्य है। और भारत में इसी प्रकार की कानून है। मैं कानून की कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप सभी अवगत हो जाएं। पुनः आप सभी उम्मीद है कि पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार आप सभी को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, हिंदी का जो भी पाठ आप सभी को पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आप पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। यानी जनवरी मंथ मान के चलिए, क्योंकि दिसंबर यानी 2025 हमसे अब अलविदा लेने के कगार पर है। ठीक, क्योंकि अपने अंतिम स्टेज पर चल रहा है। तो पुनः उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।